Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So beta, I'll welcome you all to the lecture of circular motion यानी कि वृत्तीय गतिकी। और बेटा टू बी ऑनेस्ट है ना, थोड़ा मुश्किल तो रहता है बच्चों को जनरली, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरे सर्कुलर मोशन को जो अलग अलग जगह बिखरा हुआ है ना, जैसे पहले गतिकी के अंदर आता है, फिर थोड़ा सा गति के नियम में आता है, फिर थोड़ा बहुत घूर्णन गतिकी में आता है, करेक्ट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पार्ट को असेंबल करके आपके साथ एक साथ ले आऊँ। तो पहले अपन गतिकी वाला पार्ट करेंगे, लास्ट में फिर गति के नियम वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आराम से सिंपल करके समझेंगे, 1D 2D से पूरा जोड़ के पढ़ेंगे, कुछ नया नहीं लगेगा, ठीक है, सब पढ़ा पढ़ा लगेगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात को, आराम से इत्मीनान से, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, करेक्ट। चलो क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने कहा, अपन क्या चीज़ करने वाले बेटा, वृत्तीय गतिकी की बात कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्तीय गतिकी, ठीक है। अब देखो वृत्तीय गतिकी में अपने को सबसे पहली चीज़ जो समझनी है, जैसे हमने गति पढ़ा था तो सबसे पहले क्या समझा था कि वेग क्या होता है, किससे उसको संबोधित करते हैं, डिनोट करते हैं, फिर त्वरण क्या होता है, फिर उसके बाद अलावा विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी थी ना। बिल्कुल वैसे वृत्तीय गतिकी के लिए भी सीखनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर कोई नई चीज़ आती है क्या, जैसे यहाँ पे कोणीय वेग आता है, यहाँ पे कोणीय विस्थापन आता है, कोणीय त्वरण आता है, सब कुछ कोणीय है क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, करेक्ट। तो वही सब समझना शुरू करते हैं, राइट। चलो देखो आराम से समझते हैं बेटा। सबसे पहले तो जो भी वृत्तीय गति हो रहा है ना, उसको समझते हैं कैसे होता है। मान लो हमारे पास कोई एक वृत्त है ना, इस प्रकार से ये एक वृत्त है बेटा, है ना। इसका केंद्र होगा कहीं ना कहीं पे, तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो इसका केंद्र यहाँ कहीं पे होगा, लेट्स से ये इसका केंद्र हो गया, यहाँ बना देते हैं, ठीक। अब अपने पास क्या था, कोई एक कण था, और वो जो कण था ना बेटा, वो यहाँ पे सिचुएटेड था, लेट्स से ऐसे समझना, यहाँ इस तरह से। अब ये कण को अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ तो मुझे पहले ये कण कहाँ दिखाई देगा, मुझे ये कण पहले यहाँ दिखाई दे रहा था, ठीक। उसके बाद मैंने देखा तो ये कण मुझे यहाँ से कहाँ दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया। बोले ठीक है सर, मतलब कुल मिला करके मैंने बस इतनी सी बात कही कि जो कण था ना वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। बोले ठीक है सर, क्या दिक्कत है इसमें। और ये किस पे चल रहा था, एक वृत्त पे चल रहा था, वृत्त पे, जिसकी त्रिज्या बेटा कितनी थी, जिसकी त्रिज्या जो थी, है ना, ध्यान से समझना, जिसकी जो त्रिज्या थी वो अपने पास कितनी थी, r, स्मॉल r से दिखा दिया अपन ने, ठीक। इसको अगर अपन वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो इस पर एक एरो लगा दो, r वेक्टर बन गया। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा यहाँ भी त्रिज्या कितनी है, r। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है इतनी बात, राइट। तो यानी ये पता लग गया कि एक कण था, वो कण एक वृत्त पे चलने लगा, और जब चलने लगा तो इसकी जो गति थी वृत्त पे, इस गति को बोल दिया गया वृत्तीय गति। मतलब कितना आसान है, वृत्तीय गति, वृत्त पे होने वाली गति, बस खत्म, इतना ही, ठीक। अब आगे देखो, अब अपने को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इसमें नई टर्मिनोलॉजी क्या आती है। तो एक तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जब कण वृत्त पे चलता है ना तो कोण तय करता है, एंगल। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे बेटा ये अपने को ऐसे कुछ एंगल चलते हुए दिखाई देगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, थीटा। इस थीटा को बेटा अपन अभी के लिए बोल सकते हैं, ये सब हटाते हैं, ठीक है। इस थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, इस थीटा को अपन बोल सकते हैं कोणीय विस्थापन। यानी जहां हमारे पास विस्थापन आता था, जिसे हम एस वेक्टर से डिनोट करते थे, अब यहाँ पर वो विस्थापन की जगह हमारे पास क्या आएगा बेटा, थीटा आएगा। और इस थीटा को अपन लोग क्या बोलेंगे, इस थीटा को अपन बोलेंगे बेटा कोणीय विस्थापन। ये अपने लिए बन जाएगा कोणीय विस्थापन। कोई नई चीज नहीं है बेटा, बस विस्थापन हुआ करता था, उसकी जगह क्या आ गया, कोणीय विस्थापन आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से जब कोणीय विस्थापन आ ही गया है तो बेटा जिस दर से विस्थापन बदलता था, यानी कि विस्थापन के तय करने की दर को हम वेग कहते थे, बिल्कुल वैसे कोणीय विस्थापन की दर को क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोल देंगे। यानी यहाँ पे थीटा के बाद जो अगली चीज आएगी हमारे पास, वो आएगी बेटा ओमेगा, और उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, ये तो हमारे लिए कोणीय वेग की तरह काम करेगा, कोणीय वेग। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर वेग के जब अवकलन करते थे या उसकी बदलने की दर क्या आती थी, बोले सर वहां तो त्वरण आता था, वेग के परिवर्तन की दर। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है कोणीय वेग के परिवर्तन की दर, जिसे क्या बोल देंगे, कोणीय त्वरण।
तो जैसे विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन से वेग यानी कि वेलोसिटी, ऐसे ही वेग से त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन आता था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। बोले ठीक है सर, मतलब अपन एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई ओमेगा की तरह यहाँ पे एक नई चीज़ और आएगी जिसे अपन क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे कोणीय त्वरण। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। ये अपनी हो गई नई शब्दावली, यानी कि वृत्तीय गति पढ़ने के लिए जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए, ये उनका पहला पॉइंट हो गया। बोले ठीक है सर, हमको इतना तो समझ में आ गया। करेक्ट। फिर सवाल उठता है इसकी यूनिट का, इकाइयाँ, हर चीज़ आराम से समझेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल पे। तो जब इकाइयों की बात करते हैं बेटा, तो देखो इकाइयाँ कैसे समझेंगे। हमने कहा इकाई की अगर बात करते हैं तो बेटा ये जो कोणीय विस्थापन दे रखा है ना, एंगल, एंगल हमेशा किस में नापा जाता है, रेडियन में नापा जाता है। बोले हाँ सर, ये तो हमें पता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सबसे पहले आएगा बेटा, इसको हम कह देंगे कि भाई ये तो किस में नापा जाता है, रेडियन। ठीक है, रेडियन। करेक्ट। जैसे π/2, π/3, π/6, पाई की टर्म में जो आता है वो रेडियन होता है। बोले ठीक है सर, और एक रेडियन बराबर अपने को पता है कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। बोले ठीक है सर, वो सब तो पता है, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ गई बात। रेडियन के अलावा कभी कभी घुमाने के लिए आपको बोल देगा और रिवॉल्यूशन। आप बोलेगे सर रिवॉल्यूशन बोले तो, रिवॉल्यूशन बोले तो चक्कर, चक्कर यानी एक रिवॉल्यूशन का मतलब एक चक्कर होता है, और एक चक्कर मतलब एक बार वृत्त पूरा करना। एक बार वृत्त पूरा करना मतलब 360 डिग्री घूमना, 360 डिग्री घूमना मतलब 2π रेडियन घूमना। यानी कभी भी अगर मुझे रिवॉल्यूशन आ गया, मेरे पास इसकी जगह क्या आ गया बेटा, मेरे पास रिवॉल्यूशन, यानी जैसा कि हमने कहा चक्कर। तो अगर मुझे चक्कर मिल गया बेटा, तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन या चक्कर बराबर 2π रेडियन। बोले ठीक है सर, इसको तो संभाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड। अब ये काम बेटा तीनों में किया जा सकता है, समझते जाना कैसे। जैसे हमें बोला गया वापस से कि भाई ओमेगा की यूनिट बताओ, तो मैं ओमेगा की यूनिट कितनी बताऊंगा बेटा, रेडियन प्रति सेकेंड। बोले बिल्कुल सही बात है। कभी कभी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोलेगा, चक्कर प्रति सेकेंड, तो फिर अपन क्या कर देंगे, एक रिवॉल्यूशन की जगह अपन लिख देंगे 2π रेडियन। बोले ठीक है सर। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर मैं अल्फा की बात कर दूं, तो अल्फा के लिए क्या जाना चाहिए, बोले सर अल्फा के लिए आना चाहिए रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। तो यानी कि यहाँ से ये समझ में आ गया कि जो एंगल है वो रेडियन है, तो जो ओमेगा है कोणीय चाल वो रेडियन प्रति सेकंड है, तो यानी कि जो कोणीय त्वरण है वो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये तो बेसिक हो गया। कभी कभी रेडियन की जगह क्या देगा, रिवॉल्यूशन या चक्कर, एक चक्कर को क्या लिख दोगे, 2π रेडियन। बोले ये भी क्लियर है सर। कभी कभी मिनट भी लिख देता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट। परेशान नहीं होना है, जहाँ समय है वहाँ पे क्या डाल दो, 60 सेकेंड, 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड। बोले ठीक है सर। बाकी अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके वैल्यूज उठाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बोले हाँ सर, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ जाएगा आराम से। मैंने कहा वेरी गुड। आई थिंक अपना पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि 3 वेरिएबल कौन कौन से, उनकी कौन कौन सी यूनिट्स होती है, क्या क्या इकाइयाँ होती है। बोले हाँ सर। अब सवाल उठता है कि इन तीनों को आपस में कैसे जोड़ा जाएगा, तो उसी पे तो न्यूमेरिकल बनेगा। बोले हाँ सर। चलो उसको देखते हैं। तो उसको समझाने के लिए बेटा अपन पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में यहाँ लिखने जा रहा हूँ, और बिल्कुल सिंपल लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल। आप तो ऐसे समझो, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा, सॉरी, इसको अपन क्या करते हैं बेटा, हल्का सा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि अपने को स्पेस मिल जाए। ठीक। तो अपन बात करने जा रहे थे पॉइंट नंबर 2 की। अब पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 2 में मेरे पास थीटा है। अगर मैं थीटा का बेटा अवकलन करता हूँ तो मुझे मिलेगा ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी। करेक्ट। बिल्कुल इसी तरीके से मैं जब ओमेगा का अवकलन करता हूँ तो मुझे मिलेगा अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डी टी। यानी बेसिकली सेकेंड पॉइंट में मुझे ये पता चल गया कि अगर मेरे पास थीटा या कोणीय विस्थापन है और मैंने उसका अवकलन किया तो मुझे क्या मिलेगा, अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन, तो अपने को मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय चाल। उसका अगर अवकलन कर दिया तो मिल जाएगा कोणीय त्वरण। ये बिल्कुल वैसा ही है, विस्थापन का अवकलन वेग, वेग का अवकलन त्वरण। करेक्ट।
बिल्कुल वैसे कोणीय विस्थापन का अवकलन कोणीय वेग का अवकलन कोणीय त्वरण। बोले ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो पूरा पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, खाली नाम नया है, कोणीय शब्द आगे लग गया, बाकी कुछ भी नया नहीं है बेटा ये। ठीक है, बोले हाँ सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा वेरी गुड, अगले पॉइंट पे चल सकते हैं? बोले बिल्कुल चल सकते हैं। तो अब अपन चलते हैं बेटा पॉइंट 3 पे, सुनते जाना फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 ये कहता था कि भाई उल्टा करेंगे तो क्या, तो उल्टे में ऐसे ध्यान रखना बेटा, कभी अल्फा का अगर आपने समाकलन किया 0 से लेकर t तक तो ये अपने को मिलेगा कोणीय वेग में अंतर। ऐसे ही यदि मैंने ओमेगा का समाकलन कर दिया 0 से लेकर के t तक, करेक्ट, तो अपने को मिलेगा बेटा थीटा, यानी कि कोणीय विस्थापन। बात समझ में आती है? यानी कि अल्फा का समाकलन कोणीय वेग में अंतर, और वैसे ही ओमेगा का समाकलन स्थिति में अंतर, कोण में अंतर, एंगल में अंतर, से कोणीय विस्थापन कह सकते हैं। बोले ठीक है सर, पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर है। मैंने कहा वेरी गुड, बस लास्ट पॉइंट रह गया अपना, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अरे सॉरी, पॉइंट नंबर 4 देखो। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है बेटा अपने को, कि ये जो अपन ने लिखा है ना ओमेगा थीटा अल्फा अवकलन करके, ये सब कुछ ताक्षणिक है। ताक्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी क्षण पे, मतलब जब t की टर्म में देंगे ना, t का फलन देंगे तो अवकलन करके समाकलन करके निकाला जाएगा। लेकिन कभी कभी औसत भी तो पूछा जा सकता है, एवरेज, तो एवरेज के फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। तो उसके लिए आप सीधे सीधे याद रखना बेटा, कभी भी ओमेगा एवरेज पूछ ले तो ओमेगा एवरेज का मतलब हो जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। बोले ठीक है सर। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर अल्फा एवरेज पूछ ले, यानी औसत कोणीय त्वरण, तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा अंतिम माइनस ओमेगा प्रारंभिक बटा समय। ये काम का है बेटा सेकंड वाला, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सारी पॉइंट काम के, लेकिन ये ज़्यादा काम का है। तो कभी औसत कोणीय त्वरण पूछा गया तो आप लिखोगे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, मतलब कोणीय वेग में अंतर बटा कितना समय। बोले ठीक है सर, चारों पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने कहा अगर बेटा देखो चारों पॉइंट क्लियर हो गए ना, तो इनको ध्यान रखना अब आपका काम है ना। अपने पास 4 पॉइंट है, अपन चारों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक पॉइंट नंबर 1 वो अपन यहाँ देख ही चुके हैं पूरा का पूरा। ये बेटा अपना पॉइंट नंबर क्या निकल के आ गया 1। पॉइंट नंबर जो 2 था बेटा वो अपना यहाँ पर है, पॉइंट नंबर 2 कि अपने को थीटा दे रखा है तो ओमेगा और अल्फा कैसे निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करते हैं बेटा, तो पॉइंट नंबर 3 देखो अपने को क्या मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 में ये कि अगर ओमेगा और अल्फा दिया है और उससे समाकलन करके कुछ निकालना हो तब ये लगाएंगे। और लास्ट अपना आ जाएगा बेटा पॉइंट नंबर 4। जो पॉइंट नंबर 4 आएगा वो आएगा अपना ये वाला पॉइंट। ठीक है, जब अपने को औसत कोणीय त्वरण या औसत कोणीय वेग चाहिए। क्लियर? तो मेरे हिसाब से 4 पॉइंट है। वृत्तीय की ये पूरी थ्योरी हो गई एक तरीके से, तो अपन ने ज़्यादा नहीं खींची, जो 1D में पढ़ा था बिल्कुल वैसे के वैसे किया और टू द पॉइंट बात की है बस। करेक्ट? लेकिन इतना तो आना ही चाहिए। तो एक बार के लिए अब इसको तुम आराम से पॉज करके पूरा कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो, दिमाग में बिठा लो, कॉपी में बिठा लो, और एक बार जब बढ़िया से समझ में आ जाए तो फिर अगला एग्जाम्पल उठा लो और क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप पॉज करके कॉपी करो बेटा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑल राइट, अब देखो बेटा आगे बढ़ने के लिए एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ और जानना जरूरी है, वो है बेटा डायरेक्शन, यानी कि दिशा। और ये घूर्णन गतिकी तक काम आएगा, तो उसको बिल्कुल अच्छे से समझना है, अच्छे से दिमाग में बिठाना है। करेक्ट? बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से। बोले ठीक है सर, जैसे वेग की दिशा होती है, त्वरण की दिशा होती है, इनकी भी तो दिशा होती होगी ना, ऐसे समझो। तो ये थोड़ा सा घुमा सकते हैं आपको, तो अच्छे से समझना। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले तो अपने को एक वृत्त बनाना पड़ेगा कि चलो ये तो समझे कि वृत्त की गति होती कैसे। मान लो इस तरीके से ये अपने पास एक कोई वृत्त बन गया। ठीक, यानी कि अपने को ये समझ में आया कि यहाँ पे अपने पास कोई एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल यहाँ पे वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा होगा। अगर किसी भी क्षण पे देखें ना अपन, जैसे मान लो इधर की जगह अपन यहाँ देखते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बना देते हैं यहाँ, तो हमको ये समझ में आएगा कि भाई ये जो है ये इस तरफ गति कर रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। बोले ठीक है सर, हाँ ये बात तो समझ में आ रही है कि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। बिल्कुल आराम से समझना मेरी बात को, ये v स्पीड से घूम रहा है। बोले ठीक है सर, और ये इसका होगा केंद्र, सेंटर, जिसके तरफ घूम रहा है।
अब बेटा जब वृत्तीय गति कर ही रहे हो, जब वृत्त में घूम ही रहे हैं, तो उसका एक अक्ष भी तो होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे पंखा घूमता है, तो जब पंखे की ब्लेडें घूम रही हैं तो एक पाइप लगा होता है ना बीच में, उसके ही तो चारों तरफ घूमता है फिक्स्ड। बोले हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो डायग्राम बना के दिखाता हूँ ना आपको, मैं आपको वो लाइन बना के दिखाता हूँ। बोले ठीक है सर दिखाओ। ये रही अपनी लाइन, थोड़ा सा अपने टेढ़ा बना दिया इसको, ये भी टेढ़ा बना दिया, होपफुली ये थोड़ा सीधा होगा, ठीक है। तो ये अपन ने बना दी लाइन। ये लाइन क्या है? ये वो अक्ष है बेटा जिसके चारों तरफ अपना कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है, वृत्तीय गति की। इसको बोलते हैं बेटा एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे अपन? अक्ष। अक्ष बोले तो एक्सिस। बोले ठीक है सर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये जो ओमेगा, थीटा, अल्फा, इनकी दिशा की बात करते हैं ना, ये सब कुछ अक्षीय सदिश है, एक्सियल वेक्टर्स। इन सब की दिशा कहाँ होती है? एक्सिस के अनुदिश होती है। बोले सर मतलब? मैं समझाता हूँ। इसमें दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा, एक तो घूर्णन की दिशा और एक जो वेरिएबल है यानी ओमेगा, थीटा, इनकी दिशा। दोनों में फर्क है। मतलब एक तो कैसे वस्तु घूम रही है और एक ओमेगा और थीटा की दिशा क्या हो रही है। बोले सर मतलब? मैं समझाता हूँ। जब ये वस्तु ऐसे घूम रही है तो अपने को इतना तो दिमाग में समझ में आ ही रहा है कि भाई इसका जो घूर्णन हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। इतनी बात समझ में आती है? ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है। बोले हाँ सर ये तो समझ में आता है कि ये ऐसे घूम रहा है अपना, ठीक है भाई, ये कण जा रहा है और ऐसे घूम के आते जा रहा है। बोले हाँ। अब जब आप उंगलियों को इसके घूर्णन की दिशा में घुमाओगे, जिधर ये घूम रहा है, तो अंगूठा जो है वो कहाँ होगा? बोले सर ऊपर की तरफ होगा। मतलब जब कण ऐसे जा रहा है तो उंगलियां ऐसे घूमी तो अंगूठा कहाँ था? ऊपर की तरफ। मैंने कहा एक बार बनाओ जरा। तो जब अंगूठा ऊपर की तरफ बनाओगे बेटा, है ना, अंगूठा जैसे ही ऊपर की तरफ बनाओगे तो ये अंगूठे की दिशा आ गई। ये अंगूठे की दिशा आ गई अपने पास। बेटा ये जो अंगूठे की दिशा आ गई ना, इसी को अपन क्या कह सकते हैं? थीटा। थीटा की दिशा। इसी को अपन क्या कह सकते हैं? ओमेगा। यानी कि जिधर उंगलियां घूमेंगी, यानी वस्तु जैसे घूम रही है वैसे सीधे हाथ की उंगलियां घुमाओ तो जो अंगूठा हो आपको थीटा और ओमेगा की दिशा बताएगा। ये एक चीज़ है बेटा जो बच्चे जनरली समझते नहीं हैं, या जो भी कह लो, बुक्स में भी बहुत क्लियरली नहीं गिवन होता, पर ये बहुत कंफ्यूज करता है आगे जाके। तो आपको याद रखना है, घूर्णन में बहुत काम आएगा। बोले ठीक है सर, रोटेशनल मोशन में काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ भी आ गया हमको। क्लियर? तो क्या करने के लिए मैंने बोला, जिधर कण घूमता है उधर उंगलियां घुमाओ, अंगूठा आपको किसकी दिशा देगा? थीटा की और ओमेगा की। बोले सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आपने अल्फा का तो जिक्र ही नहीं किया। अल्फा का क्या होगा? मैंने कहा बेटा ऐसे समझ मेरी बात को कि अल्फा को ना बिल्कुल वैसे देख जैसे गतिकी में देखता था कि यदि v यानी कि वेग, वेलोसिटी और त्वरण एक ही दिशा में है तो वेग बढ़ेगा। बोले हाँ सर। यदि वेग यानी वेलोसिटी और त्वरण, एक्सेलरेशन, ऑपोजिट, विपरीत दिशा में है तो वेग घटेगा। बोले हाँ सर, ये बात भी सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर भी वैसे के वैसे अगर ओमेगा बढ़ रहा होता, यानी ये जो ओमेगा है अपना, है ना बेटा, ये ओमेगा जो है अपने पास, अगर हम बोलते हैं कि भाई ये ओमेगा क्या है? बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो अगर ये बढ़ता, ठीक, तो मैं कहता कि ऐसे केस में जो अपना अल्फा है वो भी किस दिशा में आ जाता? इसी दिशा में आ जाता, और मैं अल्फा को भी इधर ही बना देता। अगर इसी की जगह ये ओमेगा घटता तो फिर मैं अल्फा को कहाँ बनाता? नीचे की तरफ। बस इतनी सी कहानी। बोले ठीक है सर, अब हमको समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। ये समझ में आ गया कि उंगलियां घुमाओ जिधर कण घूम रहा है, अंगूठा आपको ओमेगा और थीटा की दिशा दे देगा। अगर ओमेगा बढ़ा तो अल्फा भी उसी दिशा में, ओमेगा घटा तो अल्फा विपरीत दिशा में। मैंने कहा बिल्कुल यही बात हो रही है। बोले ठीक है सर, आ गया समझ। तो बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया डायरेक्शन तो इसको कॉपी कर लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। एक बार जब पूरा हो जाए तो फिर पॉज करके, कॉपी करके, समझ के और आगे बढ़ जाना। मैं अगला पॉइंट उठा रहा हूँ, अब मैं एग्जाम्पल उठाना शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ओके, ये अपने पास आ गया बेटा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल मैं पहले पूरा समझाऊंगा फिर आप ट्राई करोगे। हमें ये दे रखा है बेटा कि कोई एक कण है, समझना मेरी बात को, पहले क्वेश्चन को। कोई एक कण है और उसमें हमें बोला गया है कि जो थीटा है वो दे रखा है 2t क्यूब, और हमें बोला गया है कि एंगुलर स्पीड बोलने का मतलब होता है बेटा,
एंगुलर स्पीड बोलने का मतलब होता है ओमेगा, यानी कि कोणीय चाल। और एंगुलर एक्सेलरेशन बोलने का मतलब होता है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा। और ये बताना कब है बेटा अपने को, t बराबर 1 सेकेंड पे बताना है। तो यदि आपके पास थीटा है और आपसे ओमेगा अल्फा पूछा जाए तो तपाक से दिमाग में आना चाहिए कि अरे सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं, 2 बार आप कलन करेंगे, एक बार में ओमेगा मिलेगा, एक बार में अल्फा मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल यही करना है। अब पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, फिर मैच करना। मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से जितना मुझे समझ में आ रहा है, थीटा से अपन आएंगे ओमेगा पे। ओमेगा के लिए आएगा बेटा 2t क्यूब, मतलब मैं लिख देता हूँ, तुम चाह रहे हो तो डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे और ये निकल के आएगा बेटा 6t स्क्वायर। t बराबर 1 पे बाद में बात करेंगे, पहले अल्फा भी लिख लेते हैं। अल्फा आएगा t ओमेगा बाई डी टी और ये अपने पास आएगा 12t। अब t बराबर 1 डालते हैं, तो t1 डालेंगे तो आएगा 6 रेडियन पर सेकेंड, और ये जब 1 डालेंगे तो आएगा 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? तो इस तरीके से बेटा थीटा की हेल्प से अपन क्या कर सकते थे, थीटा की हेल्प से अपन ओमेगा और अल्फा भी निकाल सकते हैं। बोले ठीक है सर, एकदम क्लियर है, कोई लोड ही नहीं है, तो बहुत आसान सवाल है। मैंने कहा मुझे पता है, धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ाएंगे, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। तो आप इसको पॉज करना चाहो तो पॉज करके कॉपी कर लो और फिर आगे बढ़ना बेटा, है ना। मैं अगले सवाल पे चल रहा हूँ। ये आ गया बेटा अपना अगला सवाल। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, इकाइयों पे, यूनिट्स पे, बेसिक्स पे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, पॉज करके ट्राई करोगे, फिर सोल्यूशन देखोगे। बोले ठीक है सर, ऐसे ही करेंगे। देखो अपने को क्या क्या दे रखा है। अपने को सबसे पहले दे रखा है बेटा इसके अंदर कि एक कोई डिस्क है, डिस्क मतलब चकती, और ये कितने से रोटेट कर रही है बेटा, 20 रिवोल्यूशन प्रति सेकेंड, यानी 20 चक्कर प्रति सेकेंड से ये घूम रही है। यानी अपने को क्या पता लग गया, ओमेगा। और ये घूम रही है, ये दे रखा है। बोल रहा है कि ये रुक जाती है, स्टॉप्स, रुक जाती है कितने सेकंड में बेटा, 10 सेकंड में, यानी कि 10 सेकंड बाद ये विराम पे आ जाती है, रुक जाती है। बोले ठीक है, आप एवरेज एंगुलर रिटार्डेशन बता दो। एवरेज एंगुलर रिटार्डेशन का मतलब हो गया बेटा औसत मंदन, वो भी कौन सा, कोणीय। तो अपने को पूछा क्या गया है, औसत कोणीय मंदन पूछा गया है। बोले ठीक है सर, मतलब अल्फा निकालना है। मैंने कहा बिल्कुल। आप बोल सकते हो कि सर ये मंदन क्यों शब्द इस्तेमाल हो रहा है। बेटा धीरे धीरे चकती अभी घूम रही है, घूमते घूमते रुक जाएगी ना, तो विपरीत दिशा में लगेगा कोणीय त्वरण, इसलिए उसे मंदन कह देंगे। बोले ठीक है सर, क्लियर है। अब आप पॉज करके ट्राई कर लो, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी ना अभी सबसे पहले, तो उसमें से देखो कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग सकता है, अप्लाई करो, क्लियर हो जाए तो आगे बढ़ लो। बोले ठीक है सर, मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। तो मेरे हिसाब से जो सोल्यूशन इसका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई अगर मुझे अल्फा एवरेज ही पूछा है तो अल्फा एवरेज का हमने फॉर्मूला ही क्या लिखा था, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। बोले हाँ सर बिल्कुल लिखा था, इसमें क्या है, उनका बस वैल्यू पुट करो। ओमेगा फाइनल रुक जा रहा है तो कितना, बोले सर 0। मैंने कहा माइनस इनिशियल। अब ध्यान देने वाली बात है आसान, 20 रिवोल्यूशन प्रति सेकेंड, लेकिन यूनिट पे ध्यान देना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 20 रिवोल्यूशन की जगह क्या लिखूंगा, 2 पाई, और सेकेंड तो है ही 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं। समझ में आई बात, यानी कि 20 इंटू क्या लिखेंगे, 2 पाई। अभी यही रिवोल्यूशन पर मिनट होता ना तो नीचे 1 की जगह 60 लिखना पड़ेगा। बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा समय की बात करेंगे तो समय अपने को कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा बेटा -4 पाई। तो ये आएगा -4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब बेटा ये माइनस केवल ये दर्शाता है कि ये क्या है, मंदन है, रिटार्डेशन है। समझ गए बात को, इस पे अलग से कोई लोड लेने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। क्लियर। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपसे जब अल्फा का वैल्यू पूछेगा ना मंदन का, तो केवल 4 पाई पे टिक करना है, माइनस नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मंदन शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया है, ऑलरेडी रिटार्डेशन शब्द बोल दिया गया है। इसी में एक्सेलरेशन या त्वरण कहता, कोणीय त्वरण, तो मैं -4 पाई बोलता। अगर आपसे कोणीय मंदन बोला है तो आप केवल 4 पाई बोलोगे। इस बात पे ध्यान देना, वरना प्लस माइनस की गलती हो जाएगी। बोले ठीक है सर, ध्यान दे लिया, नहीं होगी, हमको बहुत बढ़िया यही चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको चाहो तो पॉज करके कॉपी कर लो, पूरा हो जाए तो फिर अगले लेक्चर पे चलते हैं। ठीक है,
अगला लेक्चर मतलब अगला क्वेश्चन। ये आ गया बेटा अपना अगला टॉपिक, है ना। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले अपन ने कुछ एक टॉपिक उठाया, पहले उसको और देख लेते हैं, फिर अपन अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे, ठीक है। ये सब जुड़े हुए हैं, बेसिक है, कुछ नया नहीं है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि बोले ठीक है सर, अपने को बताना है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? बेटा लीनियर शब्द का मतलब होता है रेखीय, एंगुलर का मतलब होता है कोणीय। तो जो रेखीय अपन ने वेरिएबल पढ़े हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, एस, वी, ए, उनको कैसे जोड़ेंगे अपन कोणीय के साथ? बोले सर उसको देख ही लेते हैं, आराम से समझना, एक एक करके पॉइंट समझेंगे, कोई मुश्किल नहीं। मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट अगर अपन निकालते हैं, पॉइंट नंबर 1, अच्छे से समझना। तो पॉइंट नंबर 1 बेटा अपना ये आएगा कि जो एस है विस्थापन, या मैं ऐसे लिखता हूँ कि जो एंगल आएगा थीटा, ठीक है, थीटा, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ आर से, किससे बेटा? आर से। तो थीटा इंटू आर करेंगे अगर मैं, है ना, थीटा इंटू कितना किया? आर, तो मुझे मिलेगा एस, यानी कि विस्थापन। अब अगर थीटा का अवकलन करूँगा तो क्या आएगा? ओमेगा। विस्थापन का अवकलन करूँगा तो क्या आएगा? ए, मतलब ए नहीं, वी, करेक्ट। यानी कि यहाँ से इसे बोला जा सकता है ओमेगा इंटू आर, और यहाँ क्या बोला जा सकता है? वी। तो यहाँ से वी बराबर क्या आ गया? ओमेगा आर। ये सिंपल है, थीटा आर का अपॉन रेडियस लिखते हैं ना, आर का मतलब चाप, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो अपन थीटा को लिखते थे ना चाप बटा त्रिज्या, तो चाप क्या आ जाएगा? थीटा इंटू त्रिज्या। तो ये एस वही लिखा है, थीटा इंटू त्रिज्या, करेक्ट। यहाँ से वी बराबर ओमेगा आर आ गया। एक और बार अवकलन करेंगे तो एल्फा आर बराबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। समझे बात को? तो यानी वी और ओमेगा को कैसे जोड़ोगे? वी बराबर ओमेगा आर। ऐसे ही आप बेटा ए और आर को कैसे जोड़ोगे? ए और एल्फा को, ए बराबर एल्फा आर, करेक्ट। बस इसमें एक गलती हो जाती है कभी कभी, उसको ध्यान से समझ। वो गलती ऐसे हो जाती है कि बेटा जब अपन लिखेंगे, मान लो ये वृत्त है अपना और पार्टिकल यहाँ कहीं रहेगा, तो ये अपन इसका ये ले लेते बेटा ना, कहाँ गया यार, ये रहा, ये वेग होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वेग होगा इसका। तो अपन बात करने जा रहे थे पार्टिकल की, है ना। तो पार्टिकल अपना यहाँ कहीं होगा, ठीक, इसका वेग कहाँ होगा? इस तरफ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चाहे तो उसको थोड़ा साफ सुथरा लिख लेते हैं। ये अपना हो गया वेग, करेक्ट। ओमेगा जो होगा बेटा देखो, ये आर होगा, ये आर है, और ओमेगा इस तरफ होगा, एल्फा भी इसी तरफ होगा, करेक्ट। तो ये जो ए लिखा है ना, ये अभी तक अपन क्या करते थे? ए मतलब त्वरण कहते थे। बेटा यहाँ जो त्वरण आएगा ना, ये त्वरण आना चाहिए इसी दिशा का, और इस त्वरण को बोला जाता है बेटा ए टी, यानी कि स्पर्शीय त्वरण। स्पर्शीय त्वरण क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा ये वेग की दिशा में है। इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि जब अपन v बराबर ओमेगा आर लिखते हैं तो वहाँ कौन सा v होता है? जो r के लंबवत हो। बोले ठीक है सर। और जब अपन a बराबर अल्फा आर लिखते हैं तो यहाँ पे a कौन सा होता है? जो v के अनुदिश हो, जिसे हम लैंग्वेज में क्या लिखते हैं बेटा? स्पर्शीय। स्पर्शीय त्वरण, समझे बात को? स्पर्शीय त्वरण लिखना पड़ेगा, त्वरण, क्लियर? ऐसे। तो इसमें बस इतना सा बात पे ध्यान देना कि ए टी बराबर एल्फा आर होता है, ए बराबर एल्फा आर नहीं होता। बोले ठीक है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को पता लग गया वी बराबर ओमेगा आर और ए टी बराबर एल्फा आर अपने बहुत काम आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल काम आएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद देखो बेटा दूसरा पॉइंट देखते हैं। मैं खाली अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने पास जो क्वेश्चन आने की। तो एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है बेटा वो ये कि कभी कभी अपने को ओमेगा से टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल से जोड़ना पड़ता है, तो उसे और देख लेते हैं। तो आप देखो बेटा, आवर्तकाल का मतलब होता है टी। टी का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा। जो समय होता है वो दूरी बटा चाल बोला जा सकता है। बोले हाँ। तो बेटा दूरी कितनी होगी एक चक्कर पूरा करने में? बोले सर 2πr। और चाल कितनी थी? बोले सर v थी। करेक्ट। तो कभी भी एक चक्कर पूरा करने का जो समय है उसको कैपिटल टी या आवर्तकाल बोला जा सकता है।
और उसे 2 पाई आर बाई वी लिखा जा सकता है। 2 पाई आर कुल दूरी एक चक्कर की और वी उसकी चाल। बोले ठीक है सर। अब 2 पाई आर बाई वी की जब बात करें, यहाँ पे बेटा वी बाई आर को क्या लिख सकते हो, ओमेगा। देखो वी बराबर ओमेगा आर है, तो जब आर को नीचे ले जाओगे इसके तो क्या बच जाएगा, ओमेगा बच जाएगा वी बाई आर। तो यानी कि यहाँ से ध्यान देना मेरी बात पे, यहाँ से ये जो आर बाई वी है, वी बाई आर है, इसको क्या बोला जा सकता है, ओमेगा। तो ये बन जाएगा बेटा 2 पाई बाय ओमेगा। समझ में आती है बात। यानी कि कभी भी अगर अपने को आवर्तकाल चाहिए तो उसे 2 पाई बाय ओमेगा बोला जा सकता है। बोले ठीक है सर, ये फॉर्मूला भी अपने काम आ जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा बेटा और कोई मेजर फॉर्मूलेज नहीं है, ये 2 पार्ट हैं जो अपने को थोड़ा सा अभी के लिए ध्यान रखने हैं। करेक्ट। अब तुम इसको पॉज कर लो, इस पे 1-2 एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर अगला पार्ट उठाएंगे। ठीक है, कह रहा हूँ ना, बिल्कुल आराम से कंसाइज करके बिना मुश्किल के साथ करें। राइट, चलो पॉज करो, ये छोटा पॉइंट है, इसको कॉपी कर लो, जब ये क्लियर हो जाए तो आगे बढ़ना बेटा। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा ना। देखो ये आ गया बेटा अपना पहला सवाल, है ना। इसमें अपने को बोला गया है कि एक सुई का कांटा, स्पीड ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड, मतलब सबसे पहले कि घड़ी होती है, दीवार घड़ी, उसमें 3 अलग अलग कांटे होते हैं। एक मिनट हैंड जो मिनट को नापता है, सेकेंड हैंड जो सेकेंड नापता है, और आर हैंड जो घंटों को नापता है। ठीक है, तो अपने को कह रहा है कि जो मिनट हैंड वाला सुई है उसकी जो टिप है, यानी उसकी जो नोक है, उसकी चाल कितनी वो बतानी है। करेक्ट, और लंबाई दे दी अपने को। ठीक, तो मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनना, ये क्वेश्चन मैं ही समझाऊंगा, आप क्या ट्राई करोगे आप समझना। इसमें पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या दे रखा है। अपने को एक तो बोला मिनट हैंड, मिनट हैंड, ठीक है। एक अपने को बोला गया है कि क्लॉक जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी एक तरीके से एल दे रखा है। मतलब अगर अपन बनाएंगे तो ये अपना सुई जैसा बनेगा, मतलब घड़ी जैसा बनेगा, और इसका जो कांटा है बेटा वो कुछ इस तरीके से बन गया। करेक्ट, तो ये जो कांटे की लंबाई है बेटा, लंबाई वो ही क्या बन जाएगी, आर बन जाएगी। बोले हाँ बिल्कुल बन जाएगी। और इसके अलावा जो इसकी चाल आएगी, तो इसकी जो भी चाल आएगी बेटा v, वो अपन v बराबर किससे निकाल सकते हैं, ओमेगा इंटू आर से निकाल सकते हैं। बोले सर ये बात भी सही है, लेकिन उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा। और ओमेगा निकालने के लिए आप हमेशा किसका इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, t बराबर, क्या आपको 2 पाई बाई ओमेगा लिखवाया था। बोले हाँ सर बिल्कुल लिखवाया था। मैंने कहा बेटा उसी से अगर मैं ओमेगा निकालना चाहूँ तो क्या 2 पाई बाई टी लग जाएगा। बोले हाँ सर ये भी लग जाएगा। अब टी कहाँ से लाओगे बेटा, बोल रहा है ना मिनट हैंड, मतलब मिनट को नापने वाला कांटा। ये अपने को पता होना चाहिए, मैं साइड में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये अपने को बेटा पता होना चाहिए कि जब अपन कांटे की बात करते हैं या घड़ी के कांटे की बात करते हैं, तो जो सेकेंड हैंड होता है, सेकेंड वाला, ठीक है, सेकेंड वाला बेटा ये जो है ये कितनी देर में एक चक्कर पूरा करता है, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड में। तो इसका जो टी निकल के आएगा, ये अपन सबके टी की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा 60 सेकंड। ठीक, जब कभी मिनट हैंड की बात करता है तो जो मिनट हैंड है वो क्या करता है, 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि उसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा 60 मिनट होता है टी, या आप लिख सकते हो 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। बोले ठीक है सर। एक होता है बेटा आर एंड, घड़ी का घंटे वाला कांटा, उसकी अगर बात करते हैं तो उसे लगते हैं बेटा 12 घंटे एक चक्कर में, जिसे बोला जा सकता है 12 इंटू 3600 सेकेंड। समझे बात को। तो इस तरीके से अपने को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा हैंड या कौन सी सुई कितनी देर में एक चक्कर पूरा करती है। वो पता करते ही अपने को टी पता है तो ओमेगा पता है। जैसे अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो अपन लिख सकते हैं बेटा 2 पाई बटा टी की जगह क्या लिखेंगे, मिनट हैंड था, मिनट हैंड का कितना हो गया 3600 सेकेंड, 3600 ओमेगा आ गया बेटा। एक बार जैसे ही ओमेगा आएगा, आर अपने पास ऑलरेडी है ही, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर। निकाल के देख लेते हैं। तो जब अपन आंसर की बात करेंगे बेटा, तो अपन वी को लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा की जगह आएगा कितना 2 पाई डिवाइडेड बाय 3600। और इसके बाद फर्दर अगर बात करेंगे, ठीक है, आर की जगह देखो बेटा 5 सेंटीमीटर की लंबाई दे रखी है,
तो 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100, और ये आंसर जो आएगा ये किस में आएगा बेटा, मीटर पर सेकेंड। निकल के आ गई वैल्यू यहाँ से? बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा बिना किसी दिक्कत के बहुत आराम से आप इत्मीनान से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बोले ठीक है सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए, ये वृत्तीय गति बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कभी मिनट हैंड, कभी आर हैंड, कभी सेकेंड हैंड, और बोलेगा उसकी टिप जो उसकी बिल्कुल सबसे बड़ी जो नोक होती है उसकी चाल कितनी होगी, रेखीय चाल, तो v बराबर क्या लगा देना, ओमेगा आर। कभी बोले कि रस्सी ली, उससे पत्थर बांधा और घुमाने लग गया इतने चक्कर प्रति सेकंड, बताओ कितनी उसकी रेखीय चाल होगी कण की, तो भी v बराबर ओमेगा आर। तो कभी भी कोई चीज़ ओमेगा से घूमे और आर उसकी त्रिज्या हो यानी रेडियस, और अपने से पूछा जाए v कितना, तो क्या लगाएंगे, v बराबर ओमेगा। बोले ठीक है सर एकदम समझ में आ गया। अब एक बार इसको कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करके समझ लो, जब बिल्कुल परफेक्टली कॉपी होकर क्लियर हो जाए तो फिर बेटा अगले एग्जाम्पल पे शुरू करना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। अब देखो बेटा ये तो हो गया मिनट हैंड वाला, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, मतलब कोणीय जो गति है उसके समीकरण। कुछ भी नया नहीं है, तुमको पहले से आता है ये भी, मैं बस याद दिला देता हूँ। तो अपने पास जैसे जो समीकरण होते थे वो क्या क्या होते थे अपने पास एक होता था बेटा v बराबर u प्लस ए टी, आई गेस आपको 100% याद होगा। एक हमारे पास होता था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक हमारे पास होता था बेटा s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ये होते थे हमारे पास, ये अपने रेखीय गति के समीकरण थे। और ये सब अपने कब लगते थे बेटा, जब अपने पास a क्या होता था, कांस्टेंट या नियत। बोले ठीक है सर। अब सेम ऐसे कैसे बेटा अगर अपन चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं, सेम ऐसे कैसे अपन गति के समीकरण भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोणीय गति के। बस उसमें क्या बदलना पड़ेगा, जहाँ जहाँ v दिखेगा यानी अंतिम वेग, उसकी जगह लगा देंगे ओमेगा यानी कि अंतीय कोणीय वेग। जहाँ जहाँ पे u था प्रारंभिक वेग, वहाँ पे लग जाएगा ओमेगा नॉट यानी कि प्रारंभिक कोणीय वेग। जहाँ जहाँ पे a था यानी कि त्वरण, वहाँ बनेगा अल्फा कोणीय त्वरण। जहाँ पे s था विस्थापन, यहाँ पे बन जाएगा थीटा कोणीय विस्थापन। समझे, यानी कि जहाँ v था उसकी जगह ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बोले ठीक है सर। बिल्कुल ऐसे v स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा और s की जगह थीटा। बिल्कुल ऐसे ही s की जगह थीटा बराबर u की जगह ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और यहाँ पे भी वही कहानी, बस a की जगह अल्फा क्या होना चाहिए बेटा, नियत। अगर अल्फा नियत नहीं हुआ तो फिर ये नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरीके से बेटा अपने पास बेसिकली दो चीज़ें हो गई जिन पे अपने को ध्यान देना है। समझ गए बात को। तो एक ये तो अपन ने पहले पढ़ी हुई है, ये अपने लिए क्या हो गए, नए समीकरण बन के आ गए। समझ गए। तो कोई मुश्किल काम मेरे हिसाब से तो है नहीं, बाकी तो गॉड नोस, बाकी मुश्किल तो नहीं है बेटा, है ना, डूएबल है, किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है इसका। क्लियर। तो अच्छे से ये समीकरण बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, और जब बिल्कुल सेट हो जाए लिखना हो तो लिख लेना, और तब अगले एग्जाम्पल पे पढ़ना। ठीक है, चलो आप पॉज करके कॉपी करो, मैं अगले एग्जाम्पल पे पढ़ता हूँ बेटा। ठीक है, बस ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन अगला लेक्चर लेंगे। अगले लेक्चर में अपन कोणीय त्वरण की जो और एप्लीकेशन है ना, जैसे अभिकेंद्रीय त्वरण वगैरह, वो सब देखेंगे। और अभी तो मैंने बेसिक बताया बस आज की क्लास में, तो ठीक है, ताकि तुम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ कि वृत्तीय गति की है क्या। ठीक, अब देखो बेटा सवाल समझो अच्छे से। कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, यानी कोई एक कण है वो वृत्त पे अपनी गति प्रारंभ करता है। अब बेटा देखो स्टार्ट वर्ड जब भी आ गया ना, ध्यान देना मेरी बात पे, जब भी स्टार्ट वर्ड आ गया तो स्टार्ट शब्द का मतलब होता है कि उसका प्रारंभिक जो ओमेगा रहा होगा यानी ओमेगा नॉट, वो क्या रहा होगा, 0। समझ में आती है बात बेटा। प्रारंभिक जो ओमेगा रहा होगा वो अपने को कितना मिल गया होगा, ओमेगा नॉट बराबर 0। मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कि किस शब्द का क्या मतलब है। बोले ठीक है सर। तो कह रहा है कि ये क्या करता है बेटा, ये एक वृत्त पे घूमता है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर।
यानी आपको आर के बारे में नॉलेज मिल गई। बोले हाँ सर। कह रहा है विद इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन यानी प्रारंभिक कोणीय त्वरण, ये अपने को कितना दे रखा है बेटा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोले सर अल्फा भी पता लग गया। अब आपसे बोला गया है बताओ एंगुलर स्पीड एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, यानी पहले 5 सेकेंड के अंदर 5 सेकेंड के बाद मतलब इसकी कितनी तो कोणीय चाल हो जाती है वो बताना है, और 5 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर लेता है वो बताना है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए अगर आप चाहो तो। मतलब जो क्वेश्चन अपने को कर रहे हैं बेटा उसमें अपने को एक तो बताना है ओमेगा, एक बताना है बेटा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, ये 2 चीज़ अपने को बतानी है। ये अपने लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन है। बोले ठीक है सर। मेरे हिसाब से तो पॉज कर लो और ट्राई करो कि समीकरण कौन सा लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, क्या जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो कर लो, फिर सोल्यूशन देखो। मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो देखो बेटा सोल्यूशन की अगर बात करें तो हमें क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले तो ओमेगा निकालना है। वो तो बहुत ही आसान है। ओमेगा बराबर मैं तो सीधे सीधे लगा दूंगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। प्रारंभिक कोणीय चाल अपने को कितनी दे रखी है बेटा 0 दे रखी है। अल्फा का मान अपने को कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और समय अपने को कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे बोल दूंगा कि ठीक है अगर ऐसा है तो जो अल्फा है वो अल्फा को अपन लिख देंगे 5 यूनिट रेडियन में ही है, कोई लोड ही नहीं है, और ये जो दे रखा है समय ये भी कितना है 5, मतलब ये आ जाएगा 25 रेडियन पर सेकेंड। यानी मुझे ओमेगा तो पता लग गया कि 5 सेकेंड के अंत में ये कितनी कोणीय चाल रखेगा 25 रेडियन पर सेकेंड। बोले ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डन है। मैंने कहा बढ़िया। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है अपना ये तो हो गया। अब सवाल उठता है चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे। मैंने कहा तुम दिमाग से समझो मेरी बात, ठंडे दिमाग से। एक चक्कर मतलब पूरा गोल घूमेगा तो 360 डिग्री घूमेगा। बोले हाँ सर। 360 का मतलब 2 पाई रेडियन। बोले हाँ सर। तो मतलब ये कि अगर मुझे कैसे भी कोणीय विस्थापन पता चल जाए कि कितना कोण घूमा है, तो उसको मैं जैसे ही 2 पाई से भाग दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कितने चक्कर की संख्या होगी। बोले हाँ सर समझ में तो आ रहा है। एक बात और बताओ, ऐसे समझो मान लो कोई कण 4 पाई रेडियन घूमता है, 4 पाई रेडियन घूमता है, एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई। कैसे निकाला 2 चक्कर, 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई कर दिया तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। मान लो 6 पाई होता तो 6 पाई घूमा। अब 6 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई करोगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई, फिर 2 पाई मिला के 4 पाई, फिर 2 पाई मिला के 6 पाई। तो टोटल एंगल को 2 पाई से डिवाइड करते ही क्या मिलता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या चक्करों की संख्या। यानी ये जो चक्कर की संख्या है n, इसको आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो। बोले ठीक है सर। अब इसके बाद सवाल उठता है कि थीटा कैसे निकालेंगे। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। जैसे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, ऐसे थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ओमेगा नॉट तो हमें क्या दे रखा था, बोले सर 0 दे रखा था। बाकी वैल्यू पे चले, बोले हाँ। तो बाकी हमें क्या दे रखा था 1/2 इंटू एल्फा अपने को कितना दे रखा है बेटा 5 इंटू टी अपने को कितना दे रखा है 5, तो ये आ जाएगा टोटल 25। यानी ये टोटल निकल के आ गया बेटा 125/2 रेडियन। रेडियन में कोण आ गया। अपने को क्या चाहिए था, एन चाहिए था, तो अपन एन जो निकालेंगे वो आएगा बेटा थीटा बाय 2 पाई। थीटा बाय 2 पाई का मतलब आएगा 1/125 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये टोटल आएगा बेटा 125 डिवाइडेड बाय 4 पाई। समझे। यानी कि अगर ध्यान से देखेंगे तो इतना कुछ n अपने को निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया थीटा, थीटा की मदद से क्या आ गया n आ गया। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से चक्करों की संख्या निकाली जा सकती है गति के समीकरण का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके। बोले ठीक है सर समझ में आ गया।
तो बेटा आज की क्लास जो है वो यहीं तक है, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत कहाँ से कराई थी कि भाई ये ओमेगा क्या होता है, थीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, कैसे आपस में उनको जोड़ा जाता है अवकलन से, समाकलन से, ताक्षणिक कैसे निकाला जाता है, कोणीय चाल वगैरह। फिर अपन ने औसत के फॉर्मूले देखे, फिर उनके एग्जाम्पल्स देखे, फिर अपन ने जो रेखीय अपन ने पढ़े हैं यानी वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये सबको अपन कैसे कोणीय से जोड़ेंगे, v बराबर ओमेगा, r बराबर अल्फा, उसका एग्जाम्पल लिया घड़ी की सुई की कांटे वाला। फिर अपन ने समीकरण देखे कैसे कोणीय में कन्वर्ट कर सकते हैं वृत्तीय में, उसका एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ तक आज कर लिया है। आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना बिल्कुल। फिर अपन अगले लेक्चर में क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन के प्रकार हैं, त्वरण के प्रकार हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण वगैरह है, यानी कि इसका वृत्तीय गतिकी का पार्ट 2 ले लेंगे अपन, ठीक है। तो मैं यहीं पे ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से पॉज करके कॉपी कर लो और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, है ना, स्टडी वेल, चलो।